फ्रेंड्स, आज हम वाणिज्य व्यवस्था और संचालन में 5वां चैप्टर कर्मचारी व्यवस्था तंत्र का अभ्यास करेंगे। ये चैप्टर जो है वो हमारे बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए कैसा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस साल ये 19 अर्थात के 19 मार्क्स का क्वेश्चन उसके ये चैप्टर के अंदर से आने वाले हैं। और हमारे पास तैयारी करने का समय कैसा है, अभी बहुत कम है। तो यहाँ पे हम टॉपिक वाइज किस तरह से उसको लर्न करेंगे और कौन से क्वेश्चन लास्ट ईयर 18, 19 और 20 में पूछे गए थे उसको हम कवर करेंगे। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा और बीच बीच में मैं बताती जाऊंगी कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है और कौन से क्वेश्चन आने की शक्यता है बोर्ड की एग्ज़ाम में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अभी हम। पहला है कर्मचारी व्यवस्था तंत्र। यहाँ पे इकाई का मस्तिष्क कौन है? आयोजन है। और उसके ढांचा शारीरिक कौन कौन है? व्यवस्था तंत्र। और कर्मचारी जो है वो उसके हाथ पैर है। क्यों? क्योंकि कर्मचारी संचालन के सारे कार्य कर्मचारी के द्वारा ही थ्रू ही होता है, इसलिए कर्मचारी इकाई का क्या है? हाथ पैर है। यहाँ पे ये विधान पूछा जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें देखना है कर्मचारी के अर्थ। बहुत सारे दिए गए पर जो बेस्ट है वही हमें लिखना है। कर्मचारियों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति के और निवृत्ति के बाद के कार्यों का समावेश होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भर्ती और चयन दोनों प्रोसीजर होती है। उसी तरह से प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, पदोन्नति, जो पद पे कार्य करे उससे ऊपर का पद लेना, पदोन्नति अर्थात जो पद पे कार्य कर रहे उसके नीचे का। ठीक है, और निवृत्ति के बाद भी इकाई को बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं कर्मचारी के लिए और उसके लिए कर्मचारी की आवश्यकता रहती है। अभी यहाँ पे कर्मचारी व्यवस्था तंत्र के लक्षण दिए गए हैं, तो उसको भी थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। फर्स्ट है संचालन का महत्वपूर्ण कार्य। संचालन के कार्य होते हैं आयोजन, व्यवस्था तंत्र, उसी तरह से मार्गदर्शन होता है, नियंत्रण होता है और उसी तरह से महत्वपूर्ण जो सारे संचालन के कार्य करते हैं वो कौन सा होता है? कर्मचारी व्यवस्था तंत्र। ठीक है, दूसरा है स्थायी प्रक्रिया। स्थायी प्रक्रिया अर्थात के कर्मचारी के द्वारा ही इकाई का सारा कार्य होता है। कोई भी प्रवृत्ति करनी है, संचालकीय प्रवृत्ति करनी है, वित्तीय प्रवृत्ति करनी है, विक्रय प्रवृत्ति करनी है, तो कर्मचारी के बिना वो पॉसिबल नहीं है। वो इसका कैसा महत्वपूर्ण पार्ट है। नेक्स्ट, मानव संबंधों के साथ संबंध। आपको पता ही है ये उत्पादन का कैसा साधन है? जीवंत साधन है। अभी जब जीवंत साधन होता है तो उसको क्या रहता है? उसकी फीलिंग्स रहती है, उसका अपना आत्मस्वाभिमान रहता है। तो ऐसे समय में यदि आपको कर्मचारी के साथ क्या करना पड़ेगा? उसको टिकाए रखना है तो उसके साथ अच्छे संबंध बनाए रखने पड़ेंगे। तो ये कर्मचारी व्यवस्था तंत्र के कारण पॉसिबल बनता है। आगे प्रवृत्तियाँ कैसी बनती है? गतिशील बनती है। हर एक प्रवृत्ति कर्मचारी के द्वारा होती है। आगे का टॉपिक लेते हैं यहाँ पे, अन्य के साथ कार्य करना। संचालन के अन्य कार्य जो है आयोजन, व्यवस्था तंत्र, मार्गदर्शन, संकलन, नियंत्रण, वो रिलेटेड टू किसके साथ है? कर्मचारियों के साथ। इसलिए ये कर्मचारी व्यवस्था तंत्र अन्य कार्य के साथ कैसा है? जुड़ा हुआ है। आगे विस्तृत प्रक्रिया। यहाँ पे कर्मचारी व्यवस्था तंत्र अर्थात ऐसा नहीं कि कर्मचारी की नियुक्ति कर लेनी, उतना कार्य करने से कार्य खत्म नहीं होता है, लेकिन इसका विचार कैसा है, कंसेप्ट कैसा है? विशाल है। उसके अंदर और भी कार्य का समावेश होता है, जैसे कि उनके लिए कल्याणकारी प्रवृत्ति करना, श्रमिक प्राप्त करना, उनको सुरक्षित रखना अर्थात के टिकाए रखना, उनका विकास करना, वो कार्य का भी उसके अंदर समावेश होता है। लास्ट वाला पॉइंट है पूंजी खर्च और उसका दूसरा शब्द है विनियोग। विनियोग अर्थात क्या होता है? इन्वेस्टमेंट करना। अभी जब हम किसी भी चीज़ वस्तु में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके बदले में हमें कुछ न कुछ मुआवजा प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्मचारी में को भी क्या समझा जाना चाहिए? एक विनियोग तरीके से। उनके पीछे जो भी खर्चा होता है, उनके लिए कल्याणकारी प्रवृत्ति हो या तो फिर उनके विकास के लिए, प्रशिक्षण के लिए जो भी खर्चा लगता है उसे क्या मानना चाहिए? पूंजी खर्च के स्वरूप मानना चाहिए।
और उसका कभी ना कभी आपको क्या मिलेगा, कुछ न कुछ प्रॉफिट मिलेगा या तो मुआवजा मिलेगा। यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन तैयार हो गया। क्या हुआ कि कर्मचारी व्यवस्था तंत्र अर्थात क्या और उसके लक्षण। अभी दूसरा टॉपिक लेते हैं हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमारा दूसरा टॉपिक है कर्मचारी व्यवस्था तंत्र का महत्व। और ये जो क्वेश्चन है वो बोर्ड की एग्ज़ाम 2018 में डी सेक्शन में पूछा गया था। कौन से? डी सेक्शन में 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आया था। तो उसका महत्व देखते हैं। तो यहाँ पे ऐसे विधान भी आते हैं, कर्मचारियों के बिना व्यवस्था तंत्र आत्मा बिना अस्थि कंकाल के जैसा होता है। मतलब उसमें आत्मा नहीं होता है तो शरीर चल सकता है, नहीं चल सकता है। तो उसी तरह से कर्मचारी के बिना इकाई चलना मुश्किल है। सारे संचालन के कार्य आपने बहुत अच्छे से किए, लेकिन कर्मचारी की नियुक्ति सही समय पे, सही प्रमाण में, सही योग्यता वाले कर्मचारी पसंद नहीं किए तो आपके सारे कार्य कैसे हो जाएंगे? बेकार हो जाएंगे। और उनके पीछे जो भी खर्च लगेगा वो क्या होगा? आपको कभी न कभी उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए ऐसा कहा गया है, तुम अपने कर्मचारियों का ध्यान रखो, वे शेष सभी बातों का तुम्हारा ध्यान रखेंगे। इसका अर्थ होता है कर्मचारी की आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, या तो फिर उनके विकास के लिए आप प्रशिक्षण दोगे, अच्छा वेतन दोगे, तो आगे जाके भविष्य में वो आपको क्या बनेंगे? उपयोगी बनेंगे। ठीक है, अभी आगे का टॉपिक हम क्लियर करते हैं। यहाँ पे कर्मचारी व्यवस्था तंत्र क्या है? एक चालक बल के रूप में है। हर एक कार्य के लिए वो कैसा बनता है? उपयोगी बनता है और ध्येय में प्राप्त हो सकता है। प्रवृत्तियाँ गतिशील होती है। प्रवृत्तियाँ, हर एक प्रवृत्तियाँ कैसी बनती है? कार्यवंत बनती है। यहाँ पे लक्षण में से ही आपको टॉपिक बहुत सारे मिल जाते हैं, तो दोनों का कंपैरिजन करके भी आप तैयार कर सकते हो। संचालन के अन्य कार्यों के लिए आवश्यक। संचालन के अन्य कार्य करना है, आयोजन करना हो, व्यवस्था तंत्र बनाना हो, उसी तरह से मार्गदर्शन करना हो, नियंत्रण करना हो, तो हर एक कार्य के लिए किसकी आवश्यकता रहती है? कर्मचारी। और कर्मचारी कहाँ से प्राप्त होंगे? कर्मचारी व्यवस्था तंत्र के पास से। आगे का टॉपिक लेते हैं, इकाई के हाथ पैर सम्मान। जैसे शरीर को चलाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? हाथ पैर की। हर एक कार्य करने के लिए हाथ पैर की आवश्यकता होती है, वैसे ही संचालन के हर एक कार्य को करने के लिए किसकी आवश्यकता रहती है? कर्मचारी की रहती है। नेक्स्ट, कर्मचारियों में संतोष। कर्मचारियों की शिकायत, फिर उनके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको दूर करना और उनके कार्यों का उचित आयोजन और विभाजन करने से कर्मचारियों को क्या मिलता है? संतुष्टि मिलती है। संबंधों में सुमेल, संतोष कारण क्या मिलता है? एटमॉस्फेयर तैयार होता है, वातावरण तैयार होता है, इसीलिए संबंधों में सुमेल बनता है। आगे, इकाई में प्रतिष्ठा में वृद्धि। संतुष्ट कर्मचारी कभी भी वो इकाई को छोड़ के अन्य इकाई में नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो इकाई में उसकी सारी आवश्यकता कैसी होती है? पूर्ण होती है, तो वो उसको छोड़ के नहीं जाएगा। इसलिए क्या होती है? इकाई की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। ओके, आगे, सतत गतिशील प्रक्रिया। यहाँ पे कर्मचारियों के बिना इकाई का अस्तित्व नहीं है, तो जब तक इकाई की प्रवृत्ति चलती रहेगी तब तक कर्मचारी की आवश्यकता रहेगी, और कर्मचारी की आवश्यकता रहेगी तब तक किसकी आवश्यकता रहेगी? कर्मचारी व्यवस्था तंत्र की। तो आपका क्वेश्चन तैयार हो गया, कर्मचारी व्यवस्था तंत्र का महत्व। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन का आता है। आगे का प्रश्न है, भर्ती का अर्थ बताइए और भर्ती के प्राप्ति स्थान के बारे में सविस्तर चर्चा कीजिए। यहाँ पे भर्ती का अर्थ का क्वेश्चन आया था 2020 में, सी सेक्शन में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इसका अर्थ देख लेते हैं। और हर एक इकाई में भर्ती करनी ही पड़ती है, ऐसा नहीं है कि एक बार कर्मचारी व्यवस्था की प्रक्रिया हो गई
तो वो कार्य बंद हो जाएगा। लेकिन जब तक इकाई रहती है तब तक क्या होता है, कर्मचारी व्यवस्था तंत्र की प्रक्रिया चालू ही रहती है। इसलिए भर्ती कैसी है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे कि नई इकाई की स्थापना होती है तब कर्मचारी की आवश्यकता होती है। चालू इकाई का क्या करना है, विकास करना। कर्मचारी कैसे होते हैं, निवृत्त होते हैं। तो वो समय में भी आपको क्या करना पड़ेगा, कर्मचारी की पसंदगी करनी पड़ेगी, भर्ती करनी पड़ती है। ठीक, देखिए अभी हम भर्ती का अर्थ देख लेते हैं। योग्य समय पर, योग्य संख्या में, योग्य स्थान के लिए योग्य योग्यता वाले व्यक्तियों को प्राप्त करने की प्रक्रिया, उसे क्या कहा जाएगा, भर्ती। इसका अर्थ क्या हुआ, जो समय पे हमें चाहिए, जितने प्रमाण में कर्मचारी चाहिए, कौन से स्थान के लिए चाहिए, कौन सी क्वालिफिकेशन वाले व्यक्ति चाहिए, तो वो इसके लिए प्राप्त करने की जो भी प्रक्रिया होगी उसे क्या कहा जाएगा, भर्ती। यहाँ पे आपको भर्ती के प्राप्ति स्थान दिए गए हैं। भर्ती के प्राप्ति स्थान के दो प्रकार है, एक आंतरिक प्राप्ति स्थान और एक बाह्य प्राप्ति स्थान। बाह्य प्राप्ति स्थान अर्थात के बाहर, इकाई के बाहर से प्राप्त करना कर्मचारी को, और दूसरा पहला है आंतरिक प्राप्ति स्थान। आंतरिक प्राप्ति स्थान अर्थात इकाई के अंदर ही अलग अलग तरीके से कर्मचारियों को प्राप्त करना। तो पहला है पदोन्नति। पदोन्नति अर्थात क्या, इकाई के कर्मचारी जो पहले अभी भी कार्य कर रहा है लेकिन उसका ऊपर का पद कैसा हो गया, रिक्त हो गया, खाली हो गया, कोई कर्मचारी चला गया हो, तो वो समय में उसके अधीनस्थ को क्या बना देना, उसी पद के लिए नियुक्त कर देना। तो उसे क्या कहा जाएगा, पदोन्नति। ऐसा करने से क्या होता है, वो कर्मचारी में एक तरीके से कार्य करने का उत्साह होता है और वफादारी में भी वृद्धि होती है। जैसे समझ लो, एक कोई सुपरवाइज़र हो और सुपरवाइज़र की ऊपर की पोस्ट खाली हो जाए और सुपरवाइज़र को वहीं पे नियुक्त किया जाए तो उसको क्या होता है, सेटिस्फिकेशन होगा। ठीक है, आगे है स्थानांतर। स्थानांतर अर्थात क्या, एक रिलेटेड तो किसके साथ है, विभाग के साथ है। किसके साथ, विभाग के साथ। कौन से, किसी एक विभाग में कर्मचारियों की संख्या की क्या हो गई, कमी हो गई, और किसी और विभाग में क्या हुई, वृद्धि है। जैसे कि आप समझ लो कि उत्पादन विभाग के कर्मचारियों में, विभाग में कर्मचारियों का प्रमाण कैसा है, अधिक है, और विक्रय विभाग में कर्मचारियों का प्रमाण कम है और उसके नियुक्त करने की आवश्यकता है। तो वो समय में उत्पादन विभाग से विक्रय विभाग में कर्मचारियों को क्या किया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा। उसे क्या कहा जाता है, स्थानांतर करके क्या करना, भर्ती करना। तो योग्यता वाले व्यक्ति को क्या करना, वो स्थान पे नियुक्त करना। ठीक है, अभी हम कर्मचारी की भर्ती के बाह्य प्राप्ति स्थान का अभ्यास करेंगे। यहाँ पे ये क्वेश्चन 2019 में डी सेक्शन में अर्थात के 3 मार्क्स में क्वेश्चन अंदर पूछा गया था। उसके अंदर पहली पद्धति है विज्ञापन के द्वारा। विज्ञापन अर्थात क्या, आपको पता ही है, विज्ञापन अर्थात एडवर्टाइजमेंट। तो हमने न्यूज़पेपर है, उसी तरह से मैगज़ीन है, बहुत सारी पब्लिसिटी है, उसके अंदर बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट किसके लिए, कर्मचारी के लिए, भर्ती के लिए होती है, वो हमने देखी हुई है। तो विज्ञापन के द्वारा कर्मचारी की प्राप्ति स्थान की ये पद्धति सबसे सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। यहाँ पे ये क्या हो सकता है, आपका एक MCQ बन सकता है। तो एडवर्टाइजमेंट कर जो कार्य करना चाहते हैं उनसे क्या मंगवाया जाता है, आवेदन अर्थात कि एप्लीकेशन मंगवाई जाती है। और इसके अतिरिक्त टेलीविज़न पर, नेट पर और ऑनलाइन वेबसाइट पर भी ऐसे विज्ञापन दिए जाते हैं। और अलग अलग इस तरह से क्या होता है, कर्मचारी की आवेदन पत्र की संख्या का प्रमाण कैसा हो जाता है, विशाल हो जाता है। नेक्स्ट है रोजगार और विनिमय कार्यालय द्वारा। रोजगार विनिमय कार्यालय 2 प्रकार के होते हैं, एक सरकारी होता है कार्यालय और दूसरा होता है निजी। दोनों में क्या होता है कि जो कार्य चाहते हैं, नौकरी ढूंढ रहे ऐसे उम्मीदवार अपना नाम, पता, शैक्षणिक क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस
ये सब की बातें बताकर वहाँ पे क्या की जाती है, एप्लीकेशन की जाती है और ये कार्यालय के द्वारा उनकी सूची तैयार की जाती है। और जब इकाइया को उनकी सेवा प्राप्त करनी हो तब क्या किया जाता है, उनको ये सूची भेज दी जाती है। तो उम्मीदवार का योग्य तरीके से क्या किया जा सकता है, चुनाव किया जा सकता है। उसी तरह से शैक्षणिक संस्था के द्वारा, अर्थात कि जहाँ पे एजुकेशन दिया जाता है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, इस सब का समावेश होता है, जहाँ पे कैंपस होता है। तो ऐसे समय में इकाइयाँ क्या करती है, जब उसको कर्मचारी की आवश्यकता होती है तब वो विद्यार्थियों की क्या करते हैं, डायरेक्टली सीधी भर्ती कर दी जाती है। इसके कारण वो लोग सीधे कोई भी कॉलेज में जाकर कैंपस में प्रत्यक्ष मुलाकात की व्यवस्था करवाते हैं और भर्ती की जाती है, जैसे कि IIM और ITI। ठीक है, वहाँ पे उनके द्वारा हर साल ऐसी मेले रखे जाते हैं जिसके अंदर कर्मचारी की क्या की जाती है, भर्ती की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है मजदूर संघ के द्वारा। तो यहाँ पे मजदूर संघ इकाई के अंदर जो होते हैं, कार्य करते हैं, वो एक कर्मचारियों की क्या बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं। यदि किसी कारणसर इकाई में से कर्मचारियों को निकाला गया है या तो फिर उसके कारण कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, तो लेकिन जब कार्य की वृद्धि हो जाए तो वो कर्मचारी को क्या किया जाता है, वापिस बुलाया जाता है, पर किसके द्वारा, मजदूर संघ के द्वारा। ठीक है, आगे है ठेकेदार के द्वारा। ठेकेदार अर्थात क्या, कॉन्ट्रैक्टर। ऐसे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जैसे वो क्या करते हैं, इकाई को कर्मचारी पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये मोस्टली ठेकेदार श्रमिकों की जो शारीरिक श्रम करते हैं, अर्थात के अकुशल श्रमिकों की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हो, बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके अंदर मजदूरों की आवश्यकता कैसी रहती है, अधिक रहती है। तो ऐसे ठेकेदारों के द्वारा क्या किया जाता है, श्रमिक मंगवाए जाते हैं। उसी प्रकार से आप देखते हो कि बिल्डिंग होती है, सोसाइटीज़ होती है, ऑफिस होती है, दुकानें होती है, वहाँ पे वॉचमैन भी होते हैं। तो ऐसे वॉचमैन भी ऐसे कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा मंगवाए जाते हैं। हमें किसी प्रकार की प्रोसीजर नहीं करनी होती है, वहाँ से उनको इन्फॉर्म करना होता है और हमें वो कर्मचारी प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है दरवाजे पर भर्ती। दरवाजे पर भर्ती अर्थात होता है कि इकाई या संस्था के दरवाजे पर कार्य संबंधी जानकारी देता हुआ क्या लगा देना, बोर्ड लगा देना। हम देखते हैं बहुत सारी दुकानें होती है जहाँ पे क्या लिखा जाता है, सेल्समैन की आवश्यकता है, फुल टाइम, पार्ट टाइम, आकर्षक पगार, सैलरी होगी, वेतन होगा, ऐसे सब लिख के क्या किया जाता है, उम्मीदवार को आकर्षित किया जाता है। लास्ट है आधुनिक पद्धति। आधुनिक पद्धति रिलेटेड टू नेट के साथ है, इंटरनेट के साथ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इंटरनेट के द्वारा क्या किया जाता है, अलग अलग एजेंसी अपनी वेबसाइट रखती है जो संभावित उम्मीदवार की सूची रखती है। जब इकाई में जगह होती है तो ये क्या करती है, इकाइयाँ उसका उपयोग करती है। लेकिन यहाँ पे जो भी प्रोसीजर होती टोटली कैसी होगी, ऑनलाइन होगी। आवेदन पत्र भी ऑनलाइन भरा जाएगा, परीक्षा, रिजल्ट, नियुक्ति जो भी होगा वो किसके द्वारा होगा, कंप्यूटर और नेट के द्वारा ही होगा। परंतु यहाँ पे एक ये मर्यादा है, जिस उम्मीदवार को इसका नॉलेज नहीं होगा वो ये नई पद्धति अपना नहीं सकता है। तो हमारा यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, भर्ती के प्राप्ति स्थान। जो क्वेश्चन कैसा है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम अभ्यास करेंगे चयन की प्रक्रिया। यहाँ पे ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 2019 ई सेक्शन में पूछा गया था। 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था सेक्शन ई में, मतलब कि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जो हर साल पूछा ही जाता है। तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि चयन की प्रक्रिया जो होती है वो इकाई की कैसी होती है, हर एक इकाई की अलग अलग होती है। तो वो किस तरह से प्रक्रिया तैयार करती है, वो किस पे डिपेंडेबल है, वो किस पे आधारित है। तो इसका आधार होता है इकाई का कद, प्रकार और कर्मचारियों के प्रकार। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 बी में, मतलब कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा गया था। कद छोटा है तो प्रोसीजर भी कैसी रहेगी, छोटी रहेगी।
कौन से प्रकार के आपको कर्मचारी की प्राप्त करनी है, विशिष्ट लायकात वाले या तो श्रमिक चाहिए, कर्मचारी को प्रकार कैसा है, उसके ऊपर चयन की प्रक्रिया क्या बनती है, डिपेंडेबल बनती है। अब हम चयन की प्रक्रिया का अभ्यास करेंगे। किस तरह से कर्मचारियों की पसंदगी की जाती है, उसकी क्या प्रोसीजर है, उसका अभ्यास करेंगे। और ये क्वेश्चन 2019 में और 2020 में सेक्शन ई में पूछा गया था, अर्थात कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो आप समझ सकते हो ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि चयन की प्रक्रिया अलग अलग इकाइयों में कैसी होती है, अलग अलग होती है, पर वह कैसे तैयार की जाती है, किसके आधार पे बनाई जाती है, ये उसका क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में बी सेक्शन में। तो यहाँ पे चयन की प्रक्रिया का आधार होता है इकाई का कद, कितना बड़ा है, छोटा है, प्रकार कौन सा है इकाई का, उत्पादन की प्रक्रिया करती है, वितरण की प्रक्रिया करती है, कर्मचारियों के प्रकार मतलब कौन सी योग्यता वाले कर्मचारी चाहिए उसके ऊपर रहता है। तो यहाँ पे आंसर आएगा, चयन की प्रक्रिया का आधार इकाई का कद, प्रकार और कर्मचारियों के प्रकार पे होता है। ये जो है क्वेश्चन कैसा है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे चयन अर्थात क्या होता है, चयन अर्थात प्राप्त आवेदनों का जांच करके योग्य उम्मीदवार की नियुक्ति करना, तो उसे क्या कहा जाता है, चयन कहा जाता है। चयन भर्ती का क्या है, एक हिस्सा है। पहला टॉपिक है स्वागत व प्राथमिक मुलाकात। यहाँ पे इकाई में जो भी उम्मीदवार आता है उसका स्वागत किया जाता है और योग्य लगे तो उसको भर्ती अधिकारी के पास भेजा जाता है और भर्ती अधिकारी सामान्य पूछताछ करता है और योग्य लगे तो उसको आवेदन पत्र भरने के लिए क्या देता है, फॉर्म देता है। उसके बाद का टॉपिक है यहाँ पे आवेदन प्रकार, आवेदन का स्वीकारना और जांच करना। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आवेदन का स्वीकार करने के बाद क्या किया जाता है, आवेदन पत्र अधिकारियों के द्वारा उसकी योग्यता, अनुभव, ज्ञान, कुशलता, उसकी जानकारी प्राप्त की जाती है और योग्य तरीके से यदि उसकी इन्फॉर्मेशन हो तो उसको स्वीकार किया जाता है और गलत तरीके से इन्फॉर्मेशन दी है या तो फॉर्म कैसा है, आवेदन पत्र में अधूरी इन्फॉर्मेशन है तो अभी वो आवेदन पत्र कैसा किया जाता है, रद्द किया जाता है। आगे है क्वेश्चन, चयन की प्रक्रिया में कौन कौन सी परीक्षाएं ली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे टॉपिक होता है हमारा आवश्यक परीक्षा लेना। उसमें कौन कौन सी परीक्षा होती है, बुद्धि की परीक्षा, अभिरुचि परीक्षा, व्यावसायिक परीक्षा और मनोवैज्ञानिक परीक्षा। आवेदन पत्र को मान्य करने के बाद विविध प्रकार की परीक्षाएं ली जाती है, किसके द्वारा, इकाई के द्वारा, और उसके द्वारा अलग अलग कर्मचारी की योग्यता का क्या किया जाता है, इन्फॉर्मेशन एकत्रित की जाती है। जैसे कि बुद्धि परीक्षा, तो बुद्धि परीक्षा के द्वारा यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, बुद्धि परीक्षा के द्वारा उम्मीदवार की कौन सी माहिती, इन्फॉर्मेशन जानी जाती है, तो उसकी बुद्धि, चपलता, स्मरण शक्ति, निर्णय शक्ति कैसी है, उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे है अभिरुचि, जो कार्य के लिए उसने आवेदन किया है उसके लिए उसको उसके अंदर इंटरेस्ट है क्या। अभी यहाँ पे आप समझ सकते हो, जैसे कि सेल्समैन की आपको क्या करनी, भर्ती करनी है, लेकिन उसको घूमने का मन ही नहीं होता है, उसमें कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है, बोलने में कैसा है, अच्छा नहीं है, तो ऐसे कर्मचारी की नियुक्ति हम नहीं कर सकते हैं। तो ये भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करनी पड़ती है। व्यावसायिक परीक्षा का ज्ञान, कंप्यूटर अकाउंटेंट है, उसके लिए जगह खाली है तो उसके लिए कंप्यूटर का नॉलेज होना ज़रूरी है, तो उसका भी क्या लिया जाएगा, एग्ज़ाम ली जाती है। उसी तरह से मनोवैज्ञानिक परीक्षा, इस परीक्षा में उम्मीदवार का स्वभाव कैसा है, आत्मविश्वास कैसा है, उसकी आदत कैसी है। जैसे कि समझ लो कोई उच्च अधिकारी हो तो वो खुद क्या होना चाहिए, सबके साथ मिलजुल कर रहे ऐसा होना चाहिए, उसमें खुद में क्या होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी तो उसको देखकर अन्य क्या करेंगे, अनुकरण करेंगे, ठीक है। तो इस तरह की 4 परीक्षाएं होती है जिसके द्वारा क्या ली जाती है, अलग अलग तरीके की परीक्षा के द्वारा
उनकी योग्यता नापी जाती है। आगे है प्रत्यक्ष मुलाकात अर्थात इंटरव्यू के लिए बुलाना। यहाँ पे विविध परीक्षा में पास होने के बाद वो उम्मीदवार को इंटरव्यू के लिए फेस टू फेस बुलाया जाता है और उनके साथ क्या की जाती है, कुछ बातचीत की जाती है और उसके लिए एक चयन समिति की नियुक्ति की जाती है। जैसे कि आप समझ लो कि विक्रय विभाग का कर्मचारी है, उसकी आपको नियुक्ति करनी है, तो वो समिति में कौन होगा? एक तो संचालन का प्रतिनिधि व्यक्ति होगा, दूसरा कौन होगा? जिसको विक्रय के बारे में नॉलेज है अर्थात कि विक्रय अधिकारी होगा। और कर्मचारी की नियुक्ति कौन करता है? कर्मचारी व्यवस्था तंत्र। तो वो 3 तो हो गए और जो उसका विशेषज्ञ होगा, विषय विशेषज्ञ, उसको उसके अंदर समावेश किया जाएगा। उनके द्वारा क्या किया जाता है? अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वही समय पे उनको उम्मीदवार को नौकरी की शर्त और मिलने वाले वेतन के बारे में भी बताया जाता है। आगे भूतकाल के जीवन की प्रगति की जांच। जब आवेदन पत्र भरवाया जाता है तो उसके अंदर आपके एक्सपीरियंस की बात भी लिखी जाती है। तो यहाँ पे उम्मीदवार ने जो एक्सपीरियंस की बात लिखी जाती है वो सत्य है या नहीं सत्य है, इसकी क्या की जाती है? कंपैरिजन की जाती है। किस तरह से? जैसे कि फ़ोन करके या तो वहाँ पे किसी भी तरह से लेटर लिख के इस तरह से क्या किया जाता है? उसकी एक्सपीरियंस की जांच की जाती है। उसी तरह से यहाँ पे क्या किया जाता है? ये प्रक्रिया के कारण जो चुनाव होता है, पसंद करने की प्रक्रिया कैसी हो जाती है? सरल हो जाती है। अभी आगे है प्राथमिक चयन। उसके बाद प्रत्यक्ष मुलाकात भी कर ली, आपको योग्य लगे तो आपने भूतकाल की उसकी एक्सपीरियंस की बात की भी, प्राप्त की इन्फॉर्मेशन और वो इन्फॉर्मेशन कैसी आई? पॉजिटिव आई। तो चयन समिति क्या करती है? उम्मीदवार सूची बनाती है, जो हमें कौन से नाम से जाना जाता है? प्रतीक्षा सूची। उसके अंदर एक उम्मीदवार पसंद नहीं किया जाते लेकिन बहुत सारे उम्मीदवार होते हैं। प्राथमिक चयन के बाद चिकित्सकीय जांच की जाती है। यहाँ पे आपने जो पसंद किया गया उम्मीदवार है उसको उसकी शारीरिक जांच करने के लिए कहाँ पे? अस्पताल में भेजा जाता है। उसको किसी प्रकार की गंभीर बीमारी तो नहीं है, वो क्या किया जाता है? देखा जाता है। उसके बाद नियुक्ति पत्र अर्थात यदि वो चिकित्सक जांच में कैसा हो जाता है, उसमें से सफल होकर पार आता है तो उसको नियुक्ति पत्र दिया जाता है। ये अंतिम चयन का है। उम्मीदवार को क्या दिया जाता है? नियुक्ति पत्र, जिसके अंदर उसको कौन से स्थान के लिए, किस पद के लिए उसके क्या अधिकार रहेंगे, उसके क्या कर्तव्य रहेंगे, कर्मचारियों को मिलने वाला वेतन, अन्य आर्थिक अनार्थिक सारी बातों उसके अंदर बताई जाती। कौन कौन सी इकाई में से फैसिलिटीज़ मिलेगी, कितना वेतन मिलेगा, कितना समय कार्य करना है, क्या किसके कौन से नियम के अधीन कार्य करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दी जाती है। अभी आगे है इकाई का परिचय और कार्य सौंपना। यहाँ पे क्या है? कार्य सौंपना है। तो आधुनिक इकाइयाँ निवृत्ति पत्र देने के बाद मतलब क्या करवाता है? वो अपने पुराने कर्मचारी के साथ उसका इंट्रो करवाता है। इकाई की नीति क्या रहेगी, पर्यावरण, उच्च अधिकारी, उसके साथ जुड़े हुए कर्मचारी, हर एक अधीनस्थ कौन है, उनके साथ क्या किया जाता है? परिचय किया जाता है। यहाँ पे हमारा चयन की प्रक्रिया का टॉपिक हमारा यहाँ पे कैसा होता है? क्लियर होता है। यहाँ पे अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रशिक्षण और विकास। यहाँ पे ये क्वेश्चन 2020 में शी सेक्शन में पूछा गया था, उसका अर्थ। तो प्रशिक्षण का अर्थ जो है वो रिलेटेड किसके साथ है? कर्मचारी के साथ। प्रशिक्षण रिलेटेड टू कर्मचारी। जब विकास किसके साथ जुड़ा हुआ है? संचालक और अधिकारी, विभागीय अधिकारी के साथ जुड़ा होता है। दोनों को क्या दिया जाता है? सैद्धांतिक और प्रैक्टिकल नॉलेज अर्थात के प्रायोगिक ज्ञान दिया जाता है। इसके बारे में उनको जो कार्य करना है उसके संदर्भ में, ठीक है। तो डेफिनेशन समझ से, कर्मचारियों को उनके कार्य के संदर्भ में दिया जाने वाला सैद्धांतिक और प्रायोगिक ज्ञान। और अभी यहाँ पे उसके क्या दिया गया है? महत्व दिए गए हैं। उनको आधुनिक जानकारी दी जाती है। उसके कार्य के संतोष में क्या की जाती है? वृद्धि होती है।
उसी तरह से उनकी स्थानांतर दर में क्या होती है, कमी होती है, क्योंकि उनको प्रशिक्षण और ज्ञान देने के कारण उनके क्या होता है, उनकी पदोन्नति होती है और कार्यदक्ष बनते हैं और कार्यक्षमता बढ़ती है, तो उनका वेतन भी कैसा होता है, बढ़ता है। तो वो कर्मचारी दूसरी इकाई में जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, प्रशिक्षण से स्थानांतर दर में क्या होती है, कमी आती है। लाभ में वृद्धि होती है, प्रशिक्षण के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग देने के कारण क्या होता है, उत्पादन में वृद्धि होती है। तो क्या होता है, लाभ में भी वृद्धि होती है। आगे खर्च में कमी, ट्रेनिंग देने के कारण, प्रशिक्षण देने के कारण उत्पादन में वृद्धि तो होती है, लेकिन जो माल कैसा होता है, बिगड़ता है। तो वेस्ट का प्रमाण कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। तो कुल खर्च में क्या होती है, कमी होती है और लागत भी कैसी बनती है, कम बनती है। आगे आखिर का है कर्मचारियों का विकास, प्रशिक्षण के कारण कर्मचारियों में ज्ञान, कुशलता, चतुराई और कौशल्य में क्या होता है, विकास होता है। इसी तरह से यहाँ पे हम विकास का अभ्यास कर लेते हैं। मैंने पहले ही बोला विकास जुड़ा हुआ है किसके साथ, संचालक और विभागीय अधिकारी, अर्थात के उत्पादन विभाग का अधिकारी, कर्मचारी विभाग का अधिकारी, और फिर कौन सा रहता है, वित्तीय विभाग का अधिकारी, फिर होता है विक्रय विभाग का अधिकारी। तो उनको क्या दिया जाता है, उसमें भी सैद्धांतिक और प्रायोगिक ज्ञान दिया जाता है। इसका महत्व देखते हैं हम। इसका उद्देश्य क्या होता है, विकास का, के इकाई के अधिकारियों को वर्तमान समय की टेक्नोलॉजी का ज्ञान देना होता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, सेमिनार कार्यक्रम के द्वारा मार्गदर्शन दिया जाता है और उनके अंदर पॉजिटिव अप्रोच लाया जाता है। आगे है नवीन संशोधन और विचारों से कैसा रखा जाता है, सुसज्जित रखा जाता है। नए नए संशोधन होते हैं तो उसकी उनको जानकारी दी जाती है और प्रबंध में और निर्णय लेने में वो किस तरह से उपयोगी बन सकती है, उसका उनको ज्ञान दिया जाता है या तो जानकारी दी जाती है, ऐसे हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट, इकाई का विकास, साधनों का महत्तम उपयोग। तो यहाँ पे इकाई का क्या हो सकता है, विकास हो सकता है। कौन सी मार्केट में किस तरह से हमें नए परिवर्तन को अपनाना है, किस तरह की व्यू रचना अपनानी है राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इकाई को आगे लेके जाने के लिए, तो आयोजन करने के लिए ये उपयोगी बनती है। चौथा है साधनों का महत्तम उपयोग करना, योग्य तरीके से साधन का महत्तम उपयोग हो सकता है। समस्याओं का समाधान करना, संचालन के लिए कोई भी समस्या आती है तो उसको किस तरह से हमें क्या करना चाहिए, समाधान करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए उसको, वो भी ये कार्यक्रम के द्वारा नॉलेज दिया जाता है। प्रभावशाली निरीक्षण, आपको पता है कि संचालन के सारे कार्य में निरीक्षण के बिना तय किया गया लक्ष्य प्राप्त करना कैसा हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो ये विकास लक्ष्य कार्यक्रम के कारण निरीक्षण कैसा बनता है, प्रभावशाली बनता है। तनाव में कमी आती है क्योंकि यहाँ पे उनको क्या किया जाता है, मानसिक स्तर से वो जुड़े होते हैं तो बहुत वो टेंस में आ जाते हैं। तो तनाव किस तरह से घटाना है उसके भी कार्यक्रम किया जाता है, समझाया जाता है। दूसरा, बहुत से विकास लक्ष्य कार्यक्रम यहाँ पे क्या किया जाता है, बनाए जाते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे प्रशिक्षण और विकास के मध्य अंतर। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रशिक्षण और विकास के मध्य अंतर 2019 में सी सेक्शन में और 2020 में भी सी सेक्शन में क्वेश्चन पूछा गया था, तो हमारे लिए कैसा है, इम्पोर्टेंट है। तो पहले तो हम क्या लिखेंगे, इसका अर्थ, जो हम प्रशिक्षण और विकास दोनों का समझ ही चुके थे। अभी है उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है, तो प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, कर्मचारी की कुशलता में वृद्धि करना, जबकि विकास का उद्देश्य क्या होता है, संचालक और अधिकारियों की आंतरिक शक्ति का विकास करना। प्रशिक्षण में केंद्र स्थान पर क्या होता है, कार्य होता है, जबकि विकास में भावी अपने लक्ष्य होते हैं। अभी आगे है समय और खर्च। तो प्रशिक्षण की समय अवधि कैसी होती है, कम होती है, और खर्च का प्रमाण भी कैसा होता है, कम होता है, क्योंकि प्रशिक्षण देने वाला इकाई में से ही किसी व्यक्ति को पसंद किया जाता है
या तो बाहर से बुलाया जाता है, फिर भी उनको जो मुआवजा दिया जाता है उसका प्रमाण कैसा होता है, बहुत कम होता है। जबकि विकास की जो प्रक्रिया है, जिसको संचालक या तो विभागीय अधिकारी के लिए जो कार्यक्रम बनाया जाता है, वो समय अवधि कैसी होती है, लॉन्ग पीरियड की होती है। और खर्च का प्रमाण भी कैसा होता है, विशेष होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर विशेषज्ञों को बुलाया जाता है। कौन देता है? तो ये कौन देता है? प्रशिक्षण देता है निरीक्षक, अनुभवी कर्मचारी। ओके। जबकि विकासलक्षी कार्यक्रम कौन करता है? अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों के द्वारा या तो शैक्षणिक संस्था के द्वारा की जाती है। आगे किसको दिया जाता है? तो निम्न स्तर के कर्मचारी को प्रशिक्षण दिया जाता है। उच्च स्तर और मध्यस्थ स्तर के अधिकारियों को, विभाग के अधिकारी को क्या दिया जाता है? विकास लक्षी कार्यक्रम बनाया जाता है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा यह टॉपिक कैसा हुआ, कंप्लीट हुआ। और आप देख सकते हो इसमें से कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे कि ये प्रशिक्षण और विकास के बीच का अंतर है, उसी तरह से बाह्य और आंतरिक प्राप्ति स्थान का क्वेश्चन पूछा जाता है, और चयन की प्रक्रिया। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कितने मार्क्स का है? 19 मार्क्स का है। तो आपको ये चैप्टर कैसा हुआ, कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।